अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन इसलिए इंतहाई अहम था कि आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत होना थी। अदालत ने आखिरी समाअत पर सियासी जमातों को मिल बैठकर मुतफ़िका लाहेबल बनाने का वक्त दिया। मुशावरत तो दूर, एक हफ्ते में मामला सुलझने की बजाय मजीद बिगड़े। चीफ जस्टिस की खुशामंद की ऑडियो लीक से लेकर समाअत से एक रोज कबल धुआंधार कौमी असम्बली का इजलास और इस इजलास में फंड्स का मामला, दोबारा पार्लियामान लाने का फैसला और 3 अफराद को तौहीन पार्लियामान में बुलाने का इंदिया ऐसे अमल थे जिससे महसूस हो रहा था कि आज की समाअत तल्खियों से भरपूर होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपनी इस बेतौकीरी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा और मुमकिन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अदालत ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरी समाअत के दौरान 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हिदायत जारी कर रहा है, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठे। अब सूरत हाल ये है कि अदालती तहम्मुल पर हुकूमती हल्के अदालत की शुक्रगुजार है तो अपोजिशन मातम कुना है। आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसवान ने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई हैं। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ईवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खुतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई, क्या कोई कोशिश हुई है, मुज़ाकरात के लिए कोई बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, न ऑपोजिशन के, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़ा हल हो सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। वकील फारूक नाइक का कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं, सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक़ राय के लिए मौका दिया था। पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक़ राय नहीं है। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया। हुकूमत आइन से इन्हिराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। फारूक नाइक का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं? फारूक नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे दे या 5 लाजमी दे, हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जा सके। जिस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेकनीयती दिखाने के लिए क्या इकदाम किए। लगता है कि हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा है। आज का ऑर्डर जारी करेंगे, हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइमलाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। अदालत की जानिब से एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का टाइम दिया गया है, लेकिन से अब भी मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को अब भी लगता है कि मुज़ाकरात सिर्फ लॉलीपॉप है और टाइम गुजारने का एक जरिया है। इलेक्शंस के हवाले से फैसला अब चौक चौराहों में होगा। शेख रशीद ने अदालती समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेजा कर दी और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर
नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। कोई मज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। शेख रशीद सड़कों, चौकों और चौराहों की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी और शाहमूद कुरैशी की गुफ्तगू भी आपने सुनी। पिछली बार भी अदालत की जानिब से सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने पर पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सख्त एतराज़ात सामने आए थे। आज फिर जब अदलिया की जानिब से मुज़ाकरात का कहा गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत के तहम्मुल की तारीफ तो की, लेकिन मुज़ाकरात पर सख्त एतराज़ात उठाए और कहा कि मुज़ाकरात पर किसी भी किस्म के दबाव से इनकार करते हैं। सुप्रीम ने सुने बिना हमारा फैसला यकतरफा किया है, इसलिए तहरीक इंसाफ से किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। क्या है जाहिर है इसको जो भी आप उन्वान दें, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी आप लोग बातचीत करें, लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आज क्यों कहा जा रहा है? समझते हैं कि आप ही की जिद थी, लेकिन फिर भी एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे। दूसरी जानिब इससे पहले कि अदालत कोई फैसला लेती, हुकूमत प्रिएम्प्टिव मेजर करते हुए बंद बांधती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। पिछली समात से कबल भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर फंड्स ना देने की तहरीक अक्सरियत से मंजूर की गई, तो गुज़श्ता रोज भी पार्लियामान की बालादस्ती और तौहीन पार्लियामान का इशू उठाया गया। स्पीकर की जानिब से पार्लियामानी उमूर में मुदाखलत से गुरेज बरतने और अरकान के जज्बात मजरूर ना करने से मुतालिक तवील खत लिखा गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के इलेक्शन फंड्स मंजूर ना होने से लगता है कि वजीर आजम अपना एतमाद खो चुके हैं, कि आगे बंद बांधा गया है और वजीर आजम को एतमाद का वोट दिलवाकर साबित किया है कि पूरी पार्लियामान मजबूती के साथ वजीर आजम के पीछे खड़ी है। वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने की तहरीक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से पेश की गई, जिसके बाद 180 अरकान ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम ने क्या इजहार ख्याल किया पार्लियामान में, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा? ये असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया, एक लफ्ज केपी के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कि केपी में इलेक्शन हो ना हो, ये अदालत उज़्मा को उससे कोई सरोकार नहीं। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, ये 4 इकाइयां हैं जो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। इस मामले पर बात करेंगे। जेयूआई फे क्योंकि इस बहस पर डटी हुई है, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान असलम गौरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जेयूआई फे की तरफ से जब अदालत ने पहले मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया था, उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे कहा था कि अदालत को पंचायत नहीं बनने देंगे। आज भी जिस वक्त दोनों फरीकैन संजीदा दिखाई दिए, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेयूआई फे डटी हुई है, क्या मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश को सबूताज करना चाहते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आम मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 2 दिन से जारी है। इस्लामाबाद में कल भी हुआ था और आज भी हुआ था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में मौलाना साहब ने उसके फैसलों का ऐलान किया था। जहाँ तक बात यह है कि इलेक्शन का आप शायद कहते हैं कि जी हम इसको सबूताज करना चाहते हैं मुज़ाकरात की बात को, तो हम मुज़ाकरात का हमने कहा है कि आप सेनेट के ज़रिए सेनेट फेडरेशन की अलामत है और सेनेट के ज़रिए अगर ये होते हैं तो मेरे ख्याल होने चाहिए। इस पर तो फिर हमने सबूताज नहीं किया उसको। नहीं तो उसमें जेयूआई तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। मौलाना ने कहा कि सेनेट वफाक की अलामत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जब आप उसका हिस्सा नहीं होंगे, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, तो फिर उन मुज़ाकरात को गैर संजीदगी के तौर पर नहीं देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा फिर? मैं समझता हूँ गैर संजीदा तो हम नहीं है। संजीदा हुकूमत किस हद तक है तो आप हुकूमत से पूछ सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन भी यही था, आज भी यही है कि ये काम करना हमारा काम नहीं है कि हम मुज़ाकरात करके डेटें दें, हम मुज़ाकरात करके इलेक्शन का शेड्यूल दें, या हम इलेक्शन के लिए कोई भी कल को पार्टी उठे वो अपना 10, 20, 30 हज़ार आदमी ले ले साथ और आके खड़ी हो जाए, ये इलेक्शन कराओ ना। हमें आज तक ये पता है कि रीज़न क्या था इन असम्बलियों को तोड़ने का, क्यों तोड़ी गई, क्या एक शख्स की दिमाग की सोच ने इसको तोड़ा। और उस वक्त के वज़ीर आला का आपको शायद स्टेटमेंट याद हो कि उसने कहा था कि ये गलत हुआ, मुझसे करवाया गया है।
तो इस सूरत हाल पर तो अदालत ने सोचा भी नहीं। इस मामले पे मैं आता हूं, लेकिन असलम वारी साहब, आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आपकी और हुकूमत की लाइनो लेंथ फर्क है क्या? देखिए हर पार्टी, देखिए हुकूमती इत्तेहाद में हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो मेरा मौक़िफ़ है वही अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ है, हालांकि वो ANP जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है, उसका भी मौक़िफ़ यही है। तो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इस तरह से नहीं चाहते कि एक नई रवायत पैदा हो जाए कि कोई भी पार्टी उठे और दबाव दे के किसी भी चीज़ पर, किसी भी हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन पर या अदलिया पर एक दबाव के ज़रिए ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि कोई भी चाहे कल को हमारी मर्जी के डेट दो, जो हम चाहते हैं वही हो, माजरत के साथ ये भी तो एक नई रवायत है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ पार्लियामान के अंदर करारदादें मंजूर की जा रही हैं। ये भी तो एक नई रवायत है ना कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक ऑपरेटिव डिसीजन है, उसको माना नहीं जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल देखें, बात सुने, देखें पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम है। देखिए पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट के फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट उसका पाबंद होता है पार्लियामेंट के कानून का। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, पार्लियामेंट को काम करने से नहीं रोकता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट है उसको उसका काम करने दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो उसको करना दिया जाए। हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत को हमेशा यही रिक्वेस्ट की है, और हमें तो ये 14 मई वाले केस में याद होगा आपको, हमारे लोग गए, वकला गए, हमें सुना ही नहीं गया, हमारे वकला को नहीं सुना गया और यकतरफा फैसला कहलाता है। तो जब ये यकतरफा फैसला है तो फिर आज हमें ज़बरदस्ती इस फैसले को मानने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, जब आपने हमें सुना ही नहीं, हमारे वकला को सुना ही नहीं और एक डिसीजन दे दिया। और हम समझते हैं ये फैसला आज मौलाना साहब ने ही फरमाया है, हमारी आमला ने भी ये इस पर हर पहलू पे गौर खोज किया है, ये फैसला नाकाबिले अमल है, इस पर अमल नहीं हो सकता। चले, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जा रहे हैं कि आपके स्कोर, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज पे होता है। अब ये जो एक महाज खुला हुआ है जिसमें अदलिया और पार्लियामान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, यकीनन इस महाज को रोकने का रास्ता भी तो मुज़ाकरात है, एंगेजमेंट है, बातचीत है। बातचीत के बगैर कोई हल निकल सकता है? क्या आप महाजराई को जारी रखना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही होता है। लेकिन जो जुबान आपने अभी सुनाई है शाह महमूद साहब की और शेख रशीद साहब की, उसके बाद मुज़ाकरात क्या हमें क्या बंदूक की नाली पे हमसे करना चाहते हैं, या आग के शोले जो है मुंह से निकाल के फिर हमसे कहते हैं आओ बैठो हमसे मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात का रवैया तो बनाएं, अपना रवैया सियासतदानों वाला तो पैदा करें, अपना रवैया गली के लुच्चे लफंगों वाला तो ना पैदा करें। आप सियासतदान बने, सियासतदानों की तरह बात करें। अगर आप सियासतदानों की बात करेंगे तो हम आपको सियासत जमात समझेंगे। हम तो आपको जो जुबान आपका कायद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात ने यह जुबान इस्तेमाल नहीं की। और इस जबान को हम ना सियासी जबान समझते हैं, ना इस पार्टी को हम सियासी जमात समझते हैं। हम किसी की गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। हमें भी ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों फरीकैन की जानिब से तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझते, उनको स्टेक होल्डर नहीं समझते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, तो क्या ये भी सियासी रवैया है? बिल्कुल सियासी रवैया है, क्योंकि ये तो इंस्टॉल किया गया ना पाकिस्तान में, जबरदस्ती बिठाया गया इनको। देखें आपके सामने आ गया कि 2018 का इलेक्शन जो मौलाना फजल रहमान साहब का जमीयत उलमा का मौक़िफ़ था, आज हर किसी ने मान लिया है कि ये 2018 का इलेक्शन रिगिंग हुई थी और रिगिंग करके इसको बिठाया गया। तो ये सियासी जमात है कहाँ? चू चू का मुरब्बा है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो लोग निकाल के इकट्ठे करके डंडे की जोर पे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात बनाई है। ना इसका कोई नजरिया है, ना इसकी सोच है, ना आज तक इसके पिछले 10-12 साल में कोई पार्टी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको इस टाइम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है सभी का माजी कुछ ऐसा ही नजर आएगा, किसी का माजी कोई दामन साफ नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि मैं किसी की बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर 5 साल के बाद बाकायदा रुकने साजी भी करते हैं, 4 साल के बाद, और बाकायदा यूनिट से लेके मरकज तक हर सतह का हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। अब किसी पार्टी में नहीं होता तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तो फिर सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या फैसले चौकों और चौराहों पे होंगे जैसे शेख रशीद ने प्रेम्प्ट किया है? क्या वाकई फैसले चौकों और चौराहों और सड़कों पे होंगे? हम उसको भी, शेख रशीद साहब को क्यों आप लेते हैं? उसके पास 10 आदमी नहीं है, उसके पास एक सीट थी उसके पास ना, उसकी पार्टी है, वो 1 मैन शो है। आपने उसको एक नजूमी टाइप का आदमी है ना, उसको अपनी जुबान पे कंट्रोल है। शेख रशीद के स्टेटमेंट को छोड़िए, तो फला का घर जला दो, ऐसा होता हुआ नजर हमला कर दो जी। नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा। हम अगर 15 दिन आके इस्लामाबाद में बैठे और आपने देखा कि एक गमला तक नहीं टूटा, एक पत्ता तक नहीं किसी का टूटा, एक किसी को शिकायत तक नहीं है, ना हुकूमत को, ना किसी सियासतदान को, ना आवाम को। अगर 15 दिन हम बैठ के, लाखों लोग यहाँ बैठे जो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग थे, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिएगा, हम पाकिस्तान के माहौल को खराब होने नहीं देंगे। ये कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है नहीं देंगे, और सेनेट वो बदमाशी से पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर नेगोशिएशन हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, फिर इसकी क्या हैसियत है? क्या ये भी सिर्फ लॉलीपॉप ही है, टाइम बाइंग ही है? देखिए, जो क्या इस वक्त कर रहे हैं सेनेट के उसमें फोरम पे, वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है ना, उनसे मुज़ाकरात, उसकी अपनी हैसियत है हुकूमत पाकिस्तान की उनके साथ। आप हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है ना सर? कमेटियां होती हैं, कमेटियों के फैसले होते हैं, सेनेट की कमेटियां होती हैं, हुकूमत से देखिए सेनेट की कमेटियां होती हैं, वो उन फैसले भी करती हैं, वो इजलासात में मुख्तलिफ कमेटियां होती हैं, तो ये भी एक कमेटी होगी, इसके फैसले भी होंगे, इसका सब जो सेनेट का तरीकाकार है उसके मुताबिक होगा। यानी आप इसको कोई संजीदगी से नहीं देख रहे? देखना होगा ना फैसला क्या होगा। मैं बैठूं और आप इन मुज़ाकरात को संजीदा नहीं ले रहे? हम कहते हैं अल्लाह करे संजीदा हो जाए, अल्लाह करे, शामिल नहीं होंगे तो संजीदा कैसे होगा? पीटीआई नहीं ले रही। इमरान खान के पिछले 4 दिन के इमरान खान के बयानात लिख रहे, और आज शाह महमूद साहब और शेख रशीद की जो जुबान आपने सुनाई है, ये संजीदा है? इसको कौन संजीदा कहता है? तो मैं यही कह रहा हूं कि इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जुबान को तो हम संजीदा नहीं कहते ना, ये सियासतदानों की जुबान है, ये तो डंडे की जुबान है, डंडे की जुबान है। 50,000 आदमी या 20,000 आदमी लेके हमें आंखें ना दिखाएंगे। हम जानते हैं इनके मिलियन मार्चेस को भी जानते हैं, इनके धरनों को भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कौन कहां से स्पॉन्सर करता था, वो दौर चला गया है। तो गौरी साहब फिर करेंगे क्या? अब होगा क्या? ये तो कयामत तक भी जारी रहेगी, ये कमेटी खेलते रहेंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा फिर? नहीं, ये इंशाल्लाह वक्त पे इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात कराने का हक रखता है, आइनी तौर पे उसी के पास अख्तियार है, वही उसके शेड्यूल होगा। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इंशाल्लाह एक ही दिन होंगे, और ये हम सब का मुतफिक है। इसमें मेरे ख्याल पीटीआई को भी इतराज अदालत ये तो कह रही है कि 14 मई की तारीख है, 14 मई से आगे नहीं जाएगी। हमने तो नहीं कहा था। अदालत को क्या जवाब देंगे आप? जी, अदालत को क्या जवाब देंगे? अदालत को किस चीज का जवाब देंगे? 14 मई तक तो मुज़ाकरात आपके मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात। यही तो मैं कह रहा हूं कि सर 14 मई तक तो फिर इंतखाबात प्रैक्टिकली होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदालत का ये फैसला मैंने पहले भी कहा है, अदालत का ये फैसला नाकाबिले अमल है। 14 मई तक इंतखाबात हो ही नहीं सकते। अभी तक कहीं से कहीं आपने सुना है कि किसी सियासी पार्टी ने बमाए पीटीआई कोई अपनी तहरीक चलाई हो, आवाम से रब्ते की और वोट मांगने के लिए, या आवाम के पास अपना जो उन्होंने पिछले 3.5 साल के कारनामे वो आवाम के पास लेके गए हैं और उनको बताया कि हमने ये किया था और ये हमने आपको दिया था और अब आप हमें वोट दें, तो उसने कोई उन्होंने शुरू किए कन्वेंसिंग की साइड पे। चलिए, कैसे हो सकता है 14 मई का इलेक्शन? लोगों को घर से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो टिकट्स भी फाइनल नहीं किए हैं। मुझे ये बताइए सर कि 14 मई को अगर इलेक्शंस नहीं होने तो फिर ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर क्या पार्लियामान या हुकूमत तैयार है कि अदालत एक्ट करे? अभी तक जो अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहिरा कर रही है, तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, आप अदालत को इश्ताल दिलाएंगे कि अल्टीमेटली अदालत को अपने फैसले पर अमल कराना पड़े? ऐसा भी तो वैसा नहीं होगा। अदालत भी हक़ाइक़ को जानती है, अदालत भी समझती है। अदालत का आज का रवैया हम मुस्बत समझते हैं और अदालत भी मामलात को समझती है और अदालत भी हालात को देख के, आवाम को देख के फैसले करती हैं और आइन के तहत फैसले करती हैं, बगैर जज्बात के करती हैं, बगैर गुस्से में करती हैं। और वो अपनी उस जो मुज़ाकरात करते हैं, अपना माज़रत के साथ जो फैसले करते हैं, वो आइन और कानून के तहत करते हैं। इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि अदालत कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जिस पर हमें कोई तनकीद का मौका मिले। लास्टली, अदालत के इस इक़दाम को आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अदालत के कहने पर आप बैठ भी नहीं रहे हैं, क्या ये खुला तज़ाद नहीं? नहीं, हम बस बात सीधी सी है कि जमीयत उलमा पीटीआई को पार्टी नहीं समझती है। हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उन्हें ना पार्टी समझते हैं, ना उनकी क़यादत को सियासतदान समझते हैं, ना उनके 3.5 साल के कारनामों को सियासी जमात के कारनामे समझते हैं। उनके जो करप्शन के केसेस हैं, हमें तो अपने साथियों से भी गिला है, हमने गिला किया है, अपनी हुकूमत से भी गिला किया है, जिसके हम इत्ता दिए हैं कि उन्होंने आज तक मालूम जब्बा नहीं छेड़ा, उन्होंने आज तक जनाब बिलियन ट्री नहीं छेड़ा, उन्होंने BRT नहीं है। इतने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल है, आज तक आवाम को बताया ही नहीं गया हकीकत। जब तक आवाम तक हम मैसेज नहीं देंगे, और इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं,
हम आवाम के लिए निकलेंगे, आवाम के पास जाएंगे, आवाम को बताएंगे कि इस मुल्क को पिछले 3.5 साल में किन किन लोगों ने किस किस सतह पर तबाह किया, बर्बाद किया, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। हम इंशाल्लाह उसके लिए जल्द एक लाएअमल हम तैयार कर रहे हैं। हम बहुत जल्द आपको खबर देंगे कि हम आवाम के पास जा रहे हैं और बताएंगे कि आवाम किसके साथ है। ये 10,000 या 5,000 नाच गाने पे लोगों को इकट्ठा करके ढोल की थाप पे ये सियासत नहीं होती। हम इंशाल्लाह आपको लोग लेके आएंगे, बताएंगे आपको कि लोग सियासत हो और सब इलेक्शंस होंगे तो यकीनन सबको निकलना पड़ेगा और इंशाल्लाह आवाम चलानी पड़ेगी। लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, एक पॉपुलर पार्टी है, उस सफाई हस्ती से मिट जाए, उसका वजूद कोई ना हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा था, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, यही चाहते हैं आप भी? आप बार बार उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं और बड़ी पॉपुलर पार्टी कहते हैं। आपने उसका मिलियन मार्च देखा है, आपने मेरा मिलियन मार्च भी कवर किया है, आपने उनके धरने भी देखे हैं, आपने मेरे धरने भी देखे हैं, आपने उनके ड्रामे भी देखे हैं, आपने हमारे जलसे भी देखे हैं, हमारे प्रोग्राम भी देखे हैं। आप उनको पॉपुलर कहते हैं? ये पॉपुलर नहीं है, ये बैसाखियों पर बनाई गई, बैसाखियों पर हुकूमत मिली, इनको हुकूमत दी गई थी। ये इसके पीछे जो लोग हैं आप अया हो चुके हैं, सिस्टम का वो हिस्सा तो है ना, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल रियलिटी नहीं समझते पीटीआई को, तो क्या पीटीआई का खात्मा चाहते हैं आप? और अगर खात्मा करना है वो तो वोट के जरिए से होगा, उसके अलावा क्या आपके पास? पीटीआई को हम पीटीआई को बंदूक की नाली पे नहीं, हम पीटीआई को सियासी मैदान में खत्म करेंगे, हम आवाम में जाएंगे, लेकिन आवाम में जाने का जो तरीकाकार तय किया गया है, बाकी सूबों को भी एतमाद में दिलाना है। अब एक सूबे का इलेक्शन करवा दो, बाकी 3 छोटे सूबों को पूछो भी ना। अभी तक आपकी मरदमशुमारी के प्रॉब्लम क्रिएट खड़े हुए हैं। आप किस तरह से इंतखाब कराना चाह रहे हैं? नई मरदमशुमारी हो रही है, उस मरदमशुमारी पे जनाब आपके हल्के बनेंगे, उस पर वोटर बनेंगे, सारा कुछ उस पर होगा। आप कैसे इंतखाब कराने जा रहे हैं? आप हो ही नहीं सकते इंतखाब, इस तरह कैसे हो सकता है? आप सिर्फ चाहते हैं कि पंजाब पुरानी मरदमशुमारी पे और बाकी 3 सूबे नई मरदमशुमारी पे हो। क्या सूबों में एहसास मरूमी पैदा नहीं होगा? क्या इससे पहले हमने 18वीं तरमीम गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत फे के तर्जुमान असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौके पर डटे हुए हैं, किसी मुज़ाकरात को नहीं मानते, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद भी नहीं है, वो बैसाखियों की पैदावार है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात हो रही है और चंद शख्सियात को पार्लियामान की जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने पेश कहा जा रहा है। पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से और पॉलिटिकल हिस्ट्री में कुछ हवाले पेश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा और बाइख्तियार इदारा है। पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो मुल्क में मौजूद किसी भी ताकतवर ओहदे पर बराजमान शख्स को तलब कर सकता है, उसको जवाबदेह बना सकता है। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो अपनी अक्सरियत से आइन में तरमीम करके किसी भी कानून को बदल डाले। पार्लियामेंट ही वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरे मुल्क से मुंतखब नुमाइंदे मुल्क और कौम की बेहतरी के फैसले करें, और 1973 का पहला मुत्तफ़िका आइन ही पार्लियामेंट को इतना बालादस्त बनाता है कि वो अपने फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद करा सके। इसी आइन ने बाकी तमाम इदारों की हुदूदों को यूं वाज़ेह किए। हमारे यहाँ कभी सदारती निज़ाम राइज रहा तो कभी ज़्यादातर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास रहे, लेकिन दोनों सूरतों में भी ये दोनों ओहदे हर दौर में पार्लियामान के मरहूने मिन्नत रहे हैं। पार्लियामान के पास ही इन्हें बाइख्तियार और बेख्तियार बनाने का ऑप्शन मौजूद रहा है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पार्लियामानी निज़ाम तो मौजूद रहा, लेकिन वो कभी बाइख्तियार नहीं बन सका। इसकी हैसियत पहले रोज़ से इंतहाई कमज़ोर रही है, जो ना अपने फैसलों पर अमल दरामद के काबिल थी और ना ही अपने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार थी। कभी इस्टेब्लिशमेंट ने आइन और पार्लियामान को बेतौकीर किया, तो कभी अदलिया ने इसके दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। जब कुछ अमन सुकून हुआ तो खुद सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ मोहरा बनकर इसको बेतौकीर किया। इस दौरान जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए से भी पार्लियामान की बालादस्ती को चैलेंज किया गया। चलते चलाते मुल्क को ब्रेक लगाई गई। मुंतखब वज़रा को कभी तौहीन अदालत, कभी करप्शन केसेस में सजा सुनाकर सिस्टम से बाहर किया गया। पार्लियामान के बनाए गए कवानीन मुअत्तल किए गए, तो कभी आइन की ऐसी तशरीह की जो इसे नए सिरे से लिखने के मुतरादिफ थी। गुज़श्ता चंद माह के दौरान एक बार फिर पार्लियामान के इख्तियारात पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। इनके बनाए गए कानून को मनचाहे बेंचेस से मुअत्तल कर दिया जाता है। अज़ख़ुद नोटिस के जरिए इलेक्शन और फंड्स के इजरा के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। पार्लियामान की करारदादों को मलहूज़े खातिर रखे बगैर मुतनाज़ हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं और अमल दरामद ना होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई से डराया जा रहा है, जिस पर तारीख में पहली बार पार्लियामान भरपूर रिएक्ट कर रही है और हर गैर आइनी हुक्मनामे का भरपूर जवाब दे रही है। क्योंकि इस बार पार्लियामान में एक मुतहदा और मजबूत हुकूमत मौजूद है जिसने तय कर लिया है कि अब किसी को पार्लियामान के इख्तियारात रोकने की इजाज़त नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत का कवानीन का इस्तेमाल हो सकता है, तो पार्लियामान जो सबसे ज़्यादा बाइख्तियार है वो भी तौहीन पार्लियामेंट का भी हर सूरत जवाब लेगी। तौहीन पार्लियामान तो तारीख में कई बार हुई, लेकिन इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल हमें इन अयाम में दिखाई दे रहा है।
गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में नून लीग के रुकने पार्लियामान ने तौहीन पार्लियामान का इशू उठाया और बताया कि मुसलसल तौहीन पार्लियामान हो रही है। जिनको पार्लियामानी अमूर में अमल दखल का शौक है वही आकर असम्बली के मामला संभाल लें, हम इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने पार्लियामान में तजवीज़ दी कि ऐवान की करारदाद को ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामान की कार्रवाई की जाए। बरजीस ताहिर, जिनका मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता है। समझते हैं कि इस ईवान को बावकार बनाना है तो जो रेजोल्यूशन यहाँ से मूव होता है, पास करते हैं, वरना आप ना कहा करें कि पास है कि नहीं है। और अगर ये पास है और यहाँ पे करोड़ों लोगों के नुमाइंदों ने उसको अप्रूव किया है, जो नहीं मानता जनाब स्पीकर, ये हाउस रिकमेंड करता है कि उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मूव किया जाए। बरजीस ताहिर ने अपनी राय का इजहार किया तो बाकी तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इसके हक में आवाज उठाई। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मोहसिन दावड़ समेत तमाम अरकान ने इस तजवीज़ पर फिलफौल अमल करने की इस्तदा की। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से दरखास्त की कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू किया है, कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में यह मामला उठाया जाए और तौहीन पार्लियामान की कार्रवाई की जाए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन मोहसिन दावड़ ने चीफ जस्टिस को सियासी जमात का कारकुन करार देते हुए कहा कि पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए और चीफ जस्टिस और साथी जजेस को इस कमेटी में तलब किया जाए। वो करारदाद जो बरजीस ताहिर की तरफ से प्रेजेंट की गई, उस पर कैसा दो टोक मौक़िफ़ पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से आया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो हमें हुक्म करे कि आईन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामान का बात ना मानो, पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामान से कह दो। जनाब स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता। हमने 81E का सहारा लिया, उसके तहत काबीना में लेके काबीना ने अप्रूवल दे दी। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने इसको फॉलो करना, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है। इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो प्रिविलेज मोशंस यहाँ से प्रिविलेज कमेटी को, मेरे ख्याल में अगर आप पार्लियामेंट को ही कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर करके वो, अब हुकूमत इस बार अपने मौक़िफ़ पर किस तरह डट गई है, जरा इरफान कादिर साहब को सुन। जो आज हो रहा है वो तारीख का हिस्सा बन रहा है, मौरख़ इस तारीख को लिख रहा है और कल पता चलेगा कि कौन तारीख की राइट साइड पे खड़ा हुआ था। आज जो कुछ हो रहा है यकीनन एक प्रेसिडेंट है फ्यूचर के लिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पार्लियामेंटेरियंस की बात की, एक आम आदमी की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। आज वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको देखकर पाकिस्तान में बसने वाले आम पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के हालात के बारे में बताया जा सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की कर्ज़ों से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मुल्क में कर्ज़ों का हुजम बढ़ चुका है। वज़ारत ख़ज़ाना की इस रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद बढ़ने की वजह से कर्ज़ों का हुजम बढ़ा है। डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ने से भी महंगाई और कर्ज बढ़ा है। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान का कर्जा 55,800 अरब रुपए था। जुलाई तक दिसंबर डॉलर का एक्सचेंज रेट 11% बढ़ा और दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में मकामी कर्जा 62.8% है। दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में गैर मुल्की कर्जा 37.2% है। जुलाई तक दिसंबर 3.2 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया, 2.7 अरब डॉलर वापस किया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इस साल मुल्क में महंगाई की शरह 28.5% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। पाकिस्तान का पब्लिक डेट ताहाल रिस्क पर है। साल 2026 तक कर्जा मईशत के 70% से ज़ायद रहने का खदशा है। साल 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 6.5% हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2026 तक डॉलर का एक्सचेंज रेट 6% मजीद बढ़ने का इम्कान है और रवा माली साल माशी शरह नमू 0.8% रहने का इम्कान है। अब ये एक मुल्क की इकॉनमी की जो बता रही है कि वतन अजीज़ में बसने वाले एक सादा से पाकिस्तानी का मुस्तकबिल कैसा होगा और उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।